गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर? देखो, सबसे पहली बात है ना कि आज हम जो चीज के ऊपर बातें करने वाले हैं ना, उसके बारे में जितना बोल देंगे सर उतना कम पड़ जाएगा। ये बात आपको भी पता है और ये बात हमको भी पता है, और ये बात जो एग्जाम में सवाल आने वाला है और जो एग्जाम में सेट करने वाला है सवाल, ये बात उनको भी पता है कि अब की बार इतना ही से मामला फंसने वाला है सर। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि साइंस में टॉप 110 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है ना। कितना? 110, बस उतना ही में कर देना बस, क्योंकि इसमें देखो 110 में ना लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों सवाल मिला हुआ है, और हमने पिछले बार 100 क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों था, लेकिन पिछला बार था कोरोना, लेकिन अब की बार कुछ नहीं है रे बाबा, ठीक है ना। इसलिए हमने 10 सवाल को बढ़ा दिया, और अब की बार पिछले साल का भी रिकॉर्ड टूटेगा सर, ठीक है। और 110% पूरा का पूरा मामला इतना ही से फंसने वाला है। चलिए सर, आज की क्लास को करता हूं शुरुआत, और एक बात और बता देना चाहता हूं सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बोल देना कि हमने जो केमिस्ट्री में एक ही क्लास में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स में एक ही क्लास में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लास हम करवा रहे हैं, और बायोलॉजी में भी एक ही क्लास में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का खत्म हम कर रहे हैं मामला सर, और मैथ में भी। तो वो सब सारे क्लासेस अगर आप नहीं देखें तो जाकर के शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, ठीक है। चलिए सर आज की क्लास को करता हूं शुरुआत, और ये क्लास को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि कब आएगा लेके मास्टर ये क्लास। लेकिन सर देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि देखो, क्लास आपको लगातार हम दिन भर में चाहेंगे तो 3-4 को वीडियो आपको अपलोड कर देंगे, लेकिन सर वीडियो अपलोड करने से नहीं होता है, उस वीडियो में ताकत होनी चाहिए, दम होनी चाहिए सर। हाँ, तभी तो रिजल्ट की दुनिया में सर एक बार फिर से इतिहास हम लोग लिखेंगे, और अब की बार 482 से भी पार करेंगे सर। देखो कितना शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से हम लोग लिखते हैं सर। देखो कितना शिद्दत से लिखा हुआ है सर पेपर। तो सर इसको बनाने में टाइम लगता है सर, ठीक है। कहता है ना सर, बनने में बड़ा टाइम लगता है सर, बिल्डिंग को बनने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसको भस्म करने में मिनट भी नहीं लगता है सर, सेकेंड में भस्म हो जाता है बिल्डिंग। तो सर हमको बनाना है सर, भस्म करने की अगर इच्छा करेगा ना हमको, तो तुरंत आपके सामने गंदा गंदा सवाल को लाएंगे, और आप पकड़ भी नहीं पाइएगा कि ये सवाल शायद गंदा हो सकता है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नहीं फंसेगा सर। और पिछले बार का जितना भी पेपर में सवाल आया था वो 100 के अंदर ही आया था, ठीक है सर। चलिए आइएगा सर, देखिए क्या कहता है ना, ओम का नियम क्या है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है। ये सवाल 5 नंबर में पक्का फंसता है सर प्रत्येक साल, चाहे फर्स्ट सेटिंग में चाहे सेकंड सेटिंग में। तो ये क्वेश्चंस आप सब के लिए दिल को छूने वाला सवाल है। क्या बोला है सवाल? कह रहा है ना कि ओम का नियम क्या है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है। तो सबसे पहली बात है कि सवाल हमको 2 भाग में बांट दिया। कितना भाग में बांट दिया? 2 भाग में बांट दिया। सवाल को यहां से पकड़ोगे ना सर, तभी आपके सवाल आपके कब्जा में होगा। क्वेश्चंस को यहां से जब पकड़ोगे ना, तभी क्वेश्चंस आपके दिल में होगा। कहता है क्या सर कि ओम का नियम क्या है, यानी कि सबसे पहले हमको बताना है कि ओम का नियम क्या है, इसके बाद हमें बताना है कि इसे कैसे सत्यापित किया जाता है। आइएगा, अगर ये लघु उत्तरीय में आएगा ना तो सिर्फ इतना ही पूछेगा कि ओम का नियम क्या है। अगर ये 5 नंबर में आएगा सर तो ये पूरा पूछेगा, ठीक है। चलिए आइएगा सर, क्या कहता है? कहता है ओम का नियम, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? ओम का नियम। देखो सर ये पीडीएफ है, ठीक है, इसमें हमने सारा का सारा ब्लैक कर दिया, ठीक है। बट आपके पास तक जो पीडीएफ जाता है ना प्राइवेट ग्रुप में कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। देखो इसमें आपको लाल, पीयर, हरा सब आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पे ना लाल, पीयर, हरियर सब दिखाई देगा, ठीक है। आइए, कहता है क्या सर कि ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती हो जाता है, उसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अरे कोई समस्या नहीं होने देंगे सर। अगर आपको समस्या होगा इसका मतलब हमको समस्या होगा। चोट आपको लगेगा सर तो दर्द हमको भी होगा सर। अगर सवाल ये एग्जाम में नहीं फंसेगा सर तो आपको तो दर्द होगा ही होगा, बट हम मर जाएंगे सर।
ऐसा अपने आप को लगता है, क्योंकि देखो हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं सर, हम अपने ज़िंदगी को, अपने भविष्य को धोखा देंगे। अगर आपको धोखा देंगे तो हम अपने भविष्य को धोखा देंगे, क्योंकि आपका ही सफलता में मेरी सफलता छुपा हुआ है, ठीक है ना। आपकी ही आंखों में जो सपना है ना सर, वही मेरा भी सपना है, ठीक है। चलिए क्या कहता है कि ओम का नियम क्या है, तो कहता है कि यदि किसी चालक के, मेरे साथ बोलना, शिद्दत से बोलना, प्यार से बोलना, कहता है यदि किसी चालक के ताप, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित, उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती हो जाता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। देखो सर, हमें क्या बोला है कि ताप में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, ताप जो होना चाहिए वो अचर होनी चाहिए। कितना शिद्दत से हमने लिखा है सर इस चीज को, कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती हो जाता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा सर। अब नीचे आना है, देखो समानुपाती किसका, विद्युत धारा जो होगा सर वो विभवांतर का समानुपाती होगा। आई का मतलब विद्युत धारा, भी का मतलब विभवांतर, ठीक है। तो यानी विभवांतर जो होगा सर वो विद्युत धारा का सीधा समानुपाती होगा, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा सर। आइएगा अब इसको क्या करना है, नीचे थोड़ा सा आइएगा, ठीक है। अब नीचे आना है, देखो अब यहां पर ये आई है, ये समानुपाती का सिंबल हटा तो ये आर आया, ये समानुपाती का सिंबल, ये समानुपाती का सिंबल हटा तो आर आया, ये समानुपाती का सिंबल हटा तो इसके बदले हमने आर लाया। जहां पे आर क्या है, तो आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोले तो नियतांक है। जहां पे आर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोले तो नियतांक है, जो कि आर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो आर रहेगा ना उसका वैल्यू एकदम कांस्टेंट रहेगा। अगर वो 2 है आर का वैल्यू तो वो हमेशा के लिए 2 रहेगा। अगर आर का वैल्यू 5 है तो वो हमेशा के लिए 5 रहेगा। अगर आर का वैल्यू 20 है तो वो हमेशा के लिए 20 रहेगा। अगर आर का वैल्यू 1 है तो वो हमेशा के लिए 1 रहेगा। मतलब आर में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने शिद्दत से लिख दिया है कि आर जो है एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो नियतांक है। तथा जहां पे आई जो है वो चालक का प्रतिरोध है, ठीक है, मतलब विद्युत धारा। आ जाना अब यहां पे गौर करना सर कि हमारा ये जो है भी क्या है, भी हमारा वोल्ट है। अब सोचना यहां पे शिद्दत से सोचना, प्यार से सोचना कि हमारा ये आर है, ठीक है। अब देखो ये आर है, आर क्या चीज में है, गुना में, नीचे आएगा भागा में, तो ये हो जाएगा भी बट्टा आर। तो भी बट्टा आर बोले तो आई, भी बट्टा आर बोले तो आई। इसी को क्या कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। ओम का नियम में इसी को क्या कर लेना, याद कर लेना। जब आपको करंट निकालना रहेगा, विद्युत धारा निकालना रहेगा, तो विभवांतर में ये आर से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा सर, आपको विद्युत धारा निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद कर लेना है। किसको याद कर लेना सर, इसको याद कर लो चाहे इसको याद कर लो, ठीक है। ये दो में से एक को याद कर लोगे सर तो एकदम मामला फिट हो जाएगा, ठीक है। तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है सुनो ना तू सुनो बाबा, देखो ना तू देखो रे। आ जाना इधर थोड़ा सा सुनना सर। अब हम लोग आते हैं इसका सत्यापन के ऊपर। हमने ये बता चुका हूं, हम ये बता चुके हैं कि ओम का नियम क्या है सर। अब हमको बताना है कि इसका सत्यापन कैसे होगा। हमको क्या बताना है, इसका सत्यापन बताना है सर। कहता है क्या कि ओम का नियम का सत्यापन करना है। अब ओम के नियम का क्या करना है, सत्यापन करना है सर। तो कहता है कि ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए आपको शुष्क सेल लेना होगा। एक क्या लेना होगा, शुष्क सेल, मतलब बैटरी लेना होगा सर। फिर इसमें आपको एमीटर दर्शाना होगा, इसके बाद आपको इसमें वोल्ट मीटर दर्शाना होगा, इसके बाद इसमें आपको एक स्विच दर्शाना होगा। स्विच मतलब समझते हैं, ऐसे लाइट जलता है, टिपते हो तो लाइट जलता है ना, वही स्विच है ना। ऐसा नहीं कि ये वाला स्विच, बचपन में कहते थे ना मेरे पापा जी कि कान का स्विच दिए हो ना जब ये पढ़े ले, कान का स्विच दिबो पढ़े ले चल जेबे। हाँ, तो ये भी एक प्रकार का स्विच होता था सर। इसको जब दाबते थे ना, इसको जब ऐसे ऐठता था ना, तो जब पूरा बॉडी एकदम नाचता था। इसी प्रकार से ये है, आपको एक स्विच दिखाना है। फिर कहता है एक नाइक्रोम का तार,
के टुकड़े को लेते हैं, इसके बाद देखो हमको नाइक्रोम का तार के टुकड़ा को लेना है। तो ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए हमको क्या क्या लेना होगा? तो ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए हमको शुष्क सेल लेना होगा, एमीटर लेना होगा, एक वोल्ट मीटर लेना होगा, एक स्विच लेना होगा, एक नाइक्रोम का तार लेना होगा, नाइक्रोम के तार के टुकड़े को लेना होगा। ये हमको इतना चीज लेंगे तो हमारा ओम का नियम क्या हो जाएगा? सत्यापित हो जाएगा सर। अब थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बोलना कमेंट बॉक्स में जय इंडिया। देखो सर, सबसे पहले एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये क्लास कैसा लग रहा है। एकदम शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से दिल पे हाथ रख के बोलना सर, ना के बाबू सोना के हाथ पे, हाँ दिल पे हाथ रख के बोलना सर कि क्लास कैसा लगा। अगर बुरा लगा तो दो गालियों दे देगा तो हमको बुरा नहीं लगेगा सर। हाँ देखो, हम कहता हूं सर कि तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए सच्चाई है ना, मेरे क्लास के प्रति सच्चाई है ना, आपके सपना के प्रति सच्चाई है ना सर, वही हमेशा वही रखना। क्योंकि जिंदगी में झूठ वहां बोला जाता है जहां हमें फांसी की फंदे पे लटकाया जाता है सर। वहां पे झूठ बोलोगे तो चलेगा, क्योंकि वहां पे हमको मौत से निकल जाएंगे अगर हम झूठ बोल देंगे तो। इसलिए झूठ वहां बोलने से क्या फायदा जहां पे कोई फायदे नहीं है। तो यहाँ पे शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से जैसा क्लास लगता है ना वैसा ही बोलना, ठीक है। अगर बुरा लगता है सर तो बुरे लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि संदीप कुमार हमेशा अच्छा ही सुनना नहीं चाहता, ये बुराई भी सुनना चाहता है सर। क्योंकि हमेशा अगर तुम्हारा सिर्फ बड़ाई करेगा ना सर तो तुम अपनी कमी को देख नहीं पाओगे। अपनी कमी पे भी खुद से बार करना है, ठीक है। आइएगा, अब इसको चित्र में दर्शाना है। देखो सबसे पहली बात क्या है सर, यहाँ पे क्या है, ये सेल है, ठीक है। आ जाना, यहाँ से करंट जा रहा है सर, देखो ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है सर। तो यहाँ पे क्या, ये हमारा एमीटर है, ये वाला हमारा प्लस चार्ज है, ये वाला हमारा माइनस चार्ज है। यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वोल्ट मीटर है, जो कि ये प्लस है और ये वाला क्या है, माइनस है। फिर यहाँ से ऐसे आ रहा है, यही हमारा नाइक्रोम का तार क्या है, ये PQ जो है वो हमारा नाइक्रोम का तार है, ठीक है। फिर यहाँ से ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। देखो ये क्या है, स्विच है। ये क्या है सर, ये स्विच है। यहां से मारेंगे स्विच तो बल्ब करेगा हाँ, मारेंगे स्विच तो बल्ब करेगा मतलब बल्ब जलेगा, ठीक है। कुछ और मत समझ जाना। अब देखो सर, तो हमने क्या लिया है, आपके सामने ये फिगर दर्शाया हूं सर। देखो सर, ये फिगर में ही आपकी पूरी सच्चाई छुपा हुआ है, ठीक है। ये फिगर ही आपको बता दे रहा है कि आप कितना अच्छा पढ़ने में हैं। अगर ऐसा फिगर बना दीजिएगा ना सर तो 5 में 5 कि 5 में अगर 6 वो देने का होता ना तो मास्टर साहब तुमको 5 में 6 वो दे देता, हाँ ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना सर। फिगर आपको ऐसे बनाना है। इसके बाद नीचे लिखना है चित्र के अनुसार। चित्र के अनुसार नीचे में कुछ कुछ लिख देना है, ठीक है। कहता है कि एमीटर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I को मापता है। एमीटर जो है सर, देखो ये वाला जो एमीटर है ना, वो इसका काम क्या है, तो विद्युत धारा को मापना। ये एमीटर का काम क्या है, मेरे साथ बोलना, शिद्दत से बोलना, प्यार से बोलना मेरे भाई। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि एमीटर का क्या काम है, तो एमीटर का काम है विद्युत धारा को मापना। किसको मापना, विद्युत धारा को मापना, ठीक है। तो एमीटर का क्या काम है, विद्युत धारा को मापना। तो हमने यही लिखा है कि एमीटर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I को मापता है। किसको मापता है, I को मापता है, विद्युत धारा को मापता है। कौन, एमीटर। अरे एमीटर किसको मापता है, मेरे साथ बोल दो, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बोलना। फिर कहता है वोल्ट मीटर का क्या काम है, तो वोल्ट मीटर भी का जो काम है वो नाइक्रोम के तार PQ, नाइक्रोम का तार PQ, देखो नाइक्रोम का तार PQ, यानी यहां से यहां नाइक्रोम का तार है PQ, सिरे P और Q के बीच का विभवांतर मापता है। देखो सर, यहां से यहां का जो विभवांतर मापता है ना, वो कौन मापता है, वोल्ट मीटर मापता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर किसको मापता है, विभवांतर को मापता है। कहां से कहां तक, तो यहां से यहां तक का विभवांतर को मापता है कौन, वोल्ट मीटर। ये एमीटर का क्या काम है, विद्युत धारा को मापना, कितना करंट पास कर रहा है उसको मापना किसका काम है, एमीटर का काम है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास पढ़ते हैं सर तो आपको एक ही चीज का कमी दिखेगा, पता है क्या चीज का कमी, मेरा सवाल आपको टाइपिंग हुआ नहीं रहेगा, बस एक ही चीज का मेरे यहां कमी दिखेगा सर। देखो क्यों, क्योंकि देखो हमको ना खुद पे भरोसा है और बाकी हमको जिंदगी में किसी पे भरोसा नहीं है सर। क्योंकि देखो पहली बात है सर कि अगर आपके सामने हम परिभाषा को चेंज करके लाएंगे तो उस परिभाषा हो सकता है सर कि आपको याद करने में कठिनाई हो, और हो सकता है कि हमको समझाने में तो और कठिनाई होगा। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट तो एक ही रहेगा सर। कहता है ना कि हमको जाना है, देखो जिंदगी में तो पैदा सब होता है सर,
है ना। इस जिंदगी में हर एक इंसान के पास 2 गो आँख है, 1 गो नाक है, 2 गो कान है, अच्छा 4 गो कान है, नहीं 2 गो कान होता है सर, 2 गो पैर है, 2 गो हाथ है, सब इंसान के पास है। लेकिन इसी इंसान में से कोई एक आईएएस पैदा हो जाता है सर, तो क्या वो जब पैदा होता है तो उसका किस्मते पे लिखा रहता है, माथे पे लिखा रहता है कि तू आईएएस बनबे? नहीं सर, सबका अपना अपना कर्म होता है सर, सबका अपना अपना मेहनत होता है, इसीलिए कहा जाता है कर्म ही पूजा है। तो आप भी अगर शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से अगर काम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा अपने सफलता के प्रति, तो आप भी एक दिन बहुत अच्छा इंसान बन जाइएगा सर। देखो, बहुत बड़ा इंसान हम नहीं बता सकते, लेकिन एक बेहतर इंसान आप बन जाइएगा, ठीक है। क्योंकि बड़ा इंसान बनना बड़ी बात नहीं है सर, एक अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी बात है सर, ठीक है। पैसा ज़्यादा रहना बड़ी बात नहीं है सर, पैसा ज़्यादा तो कहीं से भी कमा लेंगे रे, लेकिन एक अच्छा इंसान, समाज में अच्छा इंसान का चेहरा दिखाना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। चलिए आइएगा सर, क्या कहता है? कहता है ओम का नियम क्या है? तो कहता है सर यह कैसे सत्यापित किया जाता है? कहता है ओम का नियम, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो, कहता यदि किसी चालक के किसमें परिवर्तन ना हो, ताप में परिवर्तन ना हो तो, हमने क्या बोला है कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती हो जाता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। यहां तक सबको क्लियर है सर? तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सब्सक्राइब करके सभी को शेयर कर देना सर। कहता है हाँ, ये समानुपाती हो गया, ये भी आई का समानुपाती हो गया, जहां पे ये समानुपाती का सिंबल हटेगा आई सटेगा सर। ये आई का मतलब हो गया सर ये नियतांक का मतलब कांस्टेंट का मतलब सेम वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहां पे आर गुना में नीचे जाती भागा में, तो हो जाएगा भी बट्टा आर बराबर कितना आई। अब आना ओम का नियम को, अब हमको ओम का नियम को सत्यापित करना है, ठीक है। हम जैसे जैसे लिख रहे हैं ना वैसी वैसी लिखना, अगर इन्हें से उन्हें लिखोगे न तो चल जबे खुपचे में सर जी। हाँ आना, कहता है ओम के नियम को सत्यापित कीजिए। कहता है ओम का नियम को सत्यापित करने के लिए एक शुष्क सेल लेना होगा। जब हम आपको जब ओम का नियम को सत्यापित करना होगा ना, तो उसमें से आपको एक शुष्क सेल लेना होगा। क्या लेना पड़ेगा सर? पहला बात आपको शुष्क सेल लेना है। दूसरा में क्या लेना है? बोलो शिद्दत से बोलो रे, जहां बैठे हैं वहीं से बोलो, मीटर को लेना है। तीसरा क्या लेना है? जल्दी बोलो, वोल्ट मीटर को लेना है। अगला क्या लेना है सर? स्विच को लेना है। अगला क्या लेना है? एक नाइक्रोम के तार के टुकड़े को लेना है सर। चलो इतना ले करके नो एगो फिगर बना देना है। कैसा फिगर बना देना है? ऐसा फिगर बना देना, ठीक है। देखो सर यहाँ पे ये एमीटर है जो किसको नापता है? तो ये विद्युत धारा को मापता है, ठीक है। ये वोल्ट मीटर है सर जो पी से क्यू का नाइक्रोम तार का विभवांतर को मापता है, ठीक है सर। यहाँ पे सेल है सर, यहाँ पे ये हमारा क्या है? करंट पास कर रहा है सर, ये हमारा स्विच है सर। यहाँ से करंट जा रही है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैंने इस चीज़ को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अरे ठीक है, कहता है चित्र के अनुसार एमीटर परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को मापता है। एमीटर जो विद्युत धारा को मापता है, वोल्टमीटर जो है वो भी नाइक्रोम के तार PQ सिरे के P और Q के बीच के विभवांतर को मापता है। चलो अगला सवाल की तरफ आइएगा सर। सवाल नंबर 75 क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से और प्यार से और मोहब्बत से। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं सर कि जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना सर, क्योंकि हर घर शिक्षा पहुंचाना आपका काम है और शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से पढ़ाना मेरा काम है सर। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको इसका PDF चाहिए, जो लोग YouTube से नहीं लिख पाते सर, अगर उनको PDF चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है सर। एक सिंपल फंडा, सिंपल रूल है। हमने WhatsApp पे एक प्राइवेट ग्रुप बनाया हुआ हूँ, ठीक है, जहाँ पे आपको इस प्रकार से PDF मिलेगा। देखो कलर वाला PDF मिलेगा WhatsApp पे, ठीक है। आप वहाँ पे सर ज्वाइन कर सकते हैं। उस ज्वाइन करने का सिंपल रूल है कि आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी का, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट का आपको VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का PDF नोट्स मिलेगा, ठीक है। साथ में कुछ और मिलेगा जो नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये बात नहीं बोलेंगे सर, पता है ना तो क्या होगा? आज है 20 गो FIR होगा, कल जेल होगा, परसों से जिंदगी में कभी बेलो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बात बोलेंगे नहीं। हमें उम्मीद करते हैं कि आप भी किसी को ये सब बात मत बोलिएगा, ठीक है। शिद्दत से आप पढ़ लीजिए। अब देखो सर, कहिएगा सर कि हम प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कैसे करेंगे? तो प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए सिंपल फंडा, सिंपल रूल है। यहाँ पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 72 वाले नंबर, उसी नंबर पे आपको 99 रुपया पेमेंट कर देना है, चाहे पे फोन से चाहे पेटीएम से। बाकी तीसरा कोई इस्तेमाल नहीं करना है, पे फोन चाहे पेटीएम। आपको इस पे 99 रुपये पेमेंट करके वही WhatsApp नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है।
पेमेंट करके वही व्हाट्सअप 72 वाले व्हाट्सअप नंबर पे ही पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। और स्क्रीनशॉट भेज करके सर आपको मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। और जो खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते तो अपने चचा भैया भाभी साले जिनसे भी करवाना है सर तो पेमेंट करवा करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, एक बात और है सर कि आप इस नंबर पे कॉल नहीं कर सकते हैं सर, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल नहीं कर सकते हैं, बट आप एक चीज कर सकते हैं क्या, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप उस पे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, वो भी ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल मत कर देना थथना दिखाने के लिए, ठीक है। ऑडियो कॉल करना, हाँ ऑडियो कॉल कर देना। कितना लोग पता है क्या करता है, वीडियो कॉल कर देता है 1 बजे रात को। भाई बड़ा दिक्कत होता है यार, 1 बजे रात को मत करना, ठीक है। तो उस पर आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं सर। व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और फालतू का मैसेज नहीं करना है वरना नंबर ब्लॉक हो जाएगा। ये भी बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। आ जाना सर। और एक बात और है सर, मैथ में सब्जेक्टिव का आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। कहिएगा क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मैथ बनाने वाला चीज़ है सर। तो हम देखो जिंदगी में सफलता इतना आसानी से नहीं मिलता है, सफलता पाने के लिए सर बड़ा कड़ी मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। कहता है जिंदगी में सब कुछ अगर शिद्दत से मिल जाए तो उस चीज़ का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए मैथ आपको अगर बनाया भेज देंगे आपके पास ना, तो उसको आप इज्जत नहीं दीजिएगा। इसलिए सर आपको मैथ जो है वो यूट्यूब से ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और मैथ में आपको ऑब्जेक्टिव का जो पीडीएफ है, मैथ में ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ है, मैथ में चाहे सोशल साइंस में चाहे एसएसटी साइंस में चाहे और किसी में, जो ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे जाता है, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कीजिएगा @संदीप 7295 @संदीप7295 लिख करके मेरा आईडी आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा सर। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए आइएगा सर, क्या कहता है 75 नंबर, थोड़ी सी गौर करना सर। देखो पता है पेट के लिए कुछ करना पड़ता है सर, इसीलिए तो देखता है हम 2 मिनट आपको तुरंत हम अपना धंधा की तरफ बात कर देते हैं, बहुत जरूरी है भाई। आ जाना सर। कहता है ना कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा, विद्युत चुंबक क्या है और अस्थायी चुंबक क्या है, इसको अंतर करना है सर। एक्चुअली लग रहा है कि ये सवाल हम पढ़ाए थे, शायद 110 वाला सीरीज में नहीं पढ़ाए होंगे, लेकिन हम ये सवाल पढ़ाए हैं 2023 के लिए। कहता है क्या सर कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में निम्न अंतर है। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में बहुत सारा अंतर है। तो एक साइड आपको लिखना है विद्युत चुंबक, दूसरा साइड लिखना है आपको अस्थायी चुंबक। कहता है सर यह एक अस्थायी चुंबक है। विद्युत चुंबक जो है वो एक अस्थायी चुंबक है। हमने क्या बोला, आपके कान के पर्दा तक गया है, नहीं गया है तो एक बार इसे हिलाओ, देखो चल जाएगा। हाँ हमने क्या बोला है सर, देखो ऐसे करके हिलाते रहना, आ जाएगा। देखो कहता है विद्युत चुंबक क्या है, तो यह एक अस्थायी चुंबक है। विद्युत चुंबक जो है वो एक अस्थायी चुंबक है, अस्थायी चुंबक है, अस्थायी चुंबक है। और कहता है यह एक अस्थायी चुंबक है। अस्थायी चुंबक जो वो एक अस्थायी चुंबक है, लेकिन विद्युत चुंबक जो वो अस्थायी चुंबक है। तो इस बात को गौर करना, कभी कभी यहाँ पे विद्युत चुंबक ना लिख करके आपको लिख देगा कि अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है। तो डरेंगे देख के, नहीं रे भाई, देख के लड़ना है सर, क्योंकि जो इंसान समस्या से डर गया ना वो इंसान नहीं सर, इस दुनिया का सबसे कलंक इंसान है वो, ठीक है। आ जाना। फिर 2 नंबर में आना। फिर क्या कहता है कि यह प्रबल चुंबकीय बल लगा सकता है। कौन? अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक बोले तो विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक जो है वो प्रबल चुंबकीय बल लगा सकता है। विद्युत चुंबक जो है वो प्रबल चुंबकीय बल लगा सकता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा सर, ये बड़ा ही गंभीर मामला है, ठीक है। गंभीर मामला क्या है मतलब, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है। कहता है ना कि यह प्रबल चुंबकीय बल लगा सकता है। कौन? विद्युत चुंबक। तो आपसे मैं पूछता हूं सर, क्या विद्युत चुंबक प्रबल चुंबकीय बल लगा सकता है? तो आप कहिएगा जी गुरुजी लगा सकता है। हाँ, अगला कहेगा सर कि इसका आकर्षण बल कमजोर होता है। किसका? अस्थायी चुंबक का। देखो सर, अस्थायी चुंबक का मतलब तू नहीं समझ रहा होगा कि बकलोला ही पता है क्या करेगा कि जिंदगी में ना इसको मैंने इसको ना बैठ के खाना इसको थोड़ा ज़्यादा पसंद है, ठीक है। मतलब इसको मेहनत बिना किए उसको खाना चाहिए। ये कह रहा है ना कि हमको बिना मेहनत के लिए हमको अर्गर बर्गर ईजा पी जाएगी, मैगी आस्ता पास्ता दो। हाँ ये कहता है, लेकिन सर जिंदगी में बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है, पता है ना, इस बात को आपको भी पता होगा। शायद हमको तो पता नहीं है सर, क्योंकि हम मेहनत करके खाते नहीं हैं। आ जाना। कहता है ना सर कि अस्थायी चुंबक में जो होता है वो आकर्षण बल एकदम कमजोर होता है, क्योंकि ये हिलवे नहीं करता है, जो के त्यों रहता है। आकर्षण बल तभी नु काम करेगा जब इन्हें से उन्हें जाएगा। हाँ समझ गया होगा तुम लोग। आ जाना। तो कहता है सर कि अस्थायी चुंबक क्या है, तो कहता है इसका आकर्षण बल कमजोर होता है, लेकिन विद्युत चुंबक बोले तो अस्थायी चुंबक में बड़ा प्रबल चुंबकीय बल
काम लग सकता है, ठीक है, आना 3 नंबर में। 3 नंबर क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना शिद्दत से, आएगा 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर। हाँ, कहता है ना कि इसका शक्ति जो होता है सर, अस्थायी चुंबक मतलब विद्युत चुंबक का जो शक्ति होता है सर, वो फेरों पे निर्भर करता है। आप जितना बार घूमिएगा ना उसका उतना शक्ति बढ़ेगा। आप जितना बार घूमिएगा ना उसका उतना शक्ति बढ़ेगा सर, यही सवाल में बोला है कि इसका शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। इसका जो शक्ति होता है वो फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। अगर जो फेरों की संख्या बढ़ने से हाँ, फेरों की संख्या बढ़ने से शक्ति बढ़ती है। यहाँ पर लिखना चाहिए कि फेरों की संख्या बढ़ने से शक्ति बढ़ती है, फेरों की संख्या बढ़ने से शक्ति बढ़ती है, लेकिन इसका शक्ति निश्चित रहती है। अब सोचो रे भाई, जो अपना शरीर को ना तो आगे करता है ना तो पीछे करता है, तो अगर शक्ति बढ़ेगा कि घटेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एस ई या नो, अरे निश्चित हो जाएगा उसका, एस ई या नो। मैं बोलना चाहता हूं, आप बोलिएगा कमेंट बॉक्स में एस ई या नो। तो यहां तक कोई दिक्कत है सर? हमने क्या बोला है सबसे पहले आपको कि अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर। तो विद्युत चुंबक को ही हम लोग कहते हैं अस्थायी चुंबक, और यहाँ पे यह अस्थायी चुंबक है। पहला अंतर है कि यह एक अस्थायी चुंबक है, यह एक अस्थायी चुंबक है। यह प्रबल चुंबकीय बल लगा सकता है, किसी भी चीज पे ये प्रबल चुंबकीय बल लगा सकता है, और इसका आकर्षण बल कमजोर होता है, तो ये कहाँ से किसी पे चुंबकीय बल लगाएगा। अगला कहता है कि इसका शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, अर्थात जो फेरों की संख्या बढ़ने से शक्ति बढ़ती है, इसमें फेरों की संख्या बढ़ने से शक्ति बढ़ती है, इसका शक्ति निश्चित रहती है, ठीक है। चलिए अगला आइएगा सर 76 नंबर सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। 110 का हम लोग का टारगेट है सर, तो आज की क्लास में तो पूरा खत्म नहीं है, हो पाएगा। इसका क्लास लगातार कंटिन्यू तरीका से चलते रहेगा, और आपसे मैं इतना ही उम्मीद करता हूं सर कि आप लोग क्लास कंटिन्यू तरीका से करते रहिएगा, अब एकदम कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है। आइएगा, कहता है सर कि एल्यूमिनियम से बनी वस्तुओं में जंग क्यों नहीं लगती है। अच्छा, ये बात आपको पता है कि एल्युमिनियम का जितना भी वस्तु है ना उस पर जंग कभी नहीं लगता है। एल्युमिनियम की वस्तु पे जंग कभी नहीं लगता। अगर आपके घर में एल्युमिनियम का कोई अगर बर्तन होगा तो उसमें जंग कभी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि एल्युमिनियम में लोहा की मात्रा नहीं होता, सबसे पहली बात यह है। लेकिन एल्युमिनियम जब ऑक्साइड से संयोग करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। जैसे ही एल्युमिनियम का बर्तन हवा में जाता है तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है उस बर्तन के ऊपर में, इसलिए वो इस पे जंग नहीं लगता है। हमने क्या बोला? हम बोले हैं सर कि एल्युमिनियम जो होता है उस पे जब एल्युमिनियम हवा में जाता है ना सर, तो उस पे ना ऑक्साइड से मतलब ऑक्सीजन से वायु से संयोग करूँ तुरंत उस पे एक एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक परत बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसी वजह से उसमें क्या लगता है, जंग नहीं लगता है। मैंने यही बात को थोड़ा सा अपने डीपली तरीका से साइंस की भाषा में हमने लिखा है कि एल्युमिनियम से बनी वस्तुओं में जंग क्यों नहीं लगती है। कहता है सर कि एल्युमिनियम एक शक्तिशाली एवं सस्ता धातु है। एल्युमिनियम जो है एक शक्तिशाली एवं सस्ता धातु है। अगर सस्ता धातु चाहिए तो एल्युमिनियम खरीद लो, ठीक है। कहता है क्या कि एल्युमिनियम एक शक्तिशाली एवं सस्ता धातु है। यह कहता है यह ताप का सुचालक है। यह जो है एल्युमिनियम जो है वो ताप का सुचालक है। एल्युमिनियम पिघलता बड़ा जल्दी है भाई, हाँ एल्युमिनियम पिघलता बड़ा जल्दी है, लेकिन एल्युमिनियम में जंग लगता नहीं है, ठीक है। तो क्या कहता है कि यह ताप का सुचालक है, परंतु यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है। देखो ये जो है ना, ये ताप का सुचालक है, यह ताप का सुचालक है। कौन? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है वो ताप का सुचालक है, परंतु यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है। देखो ये ताप का सुचालक है, परंतु यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है। ये जो है वो ताप का सुचालक है और परंतु यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है। फिर कहता है आर्द्र वायु के संपर्क में वो अत्यधिक अभिक्रियाशील है। जब ये आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर, आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर इसकी सतह पर
आर्द्र के संपर्क में आने पर इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की परत चढ़ जाती है। हमने क्या बोला है कि जैसा ही एल्युमिनियम वायु के रिस्पेक्ट में आएगा तो वो तुरंत ऑक्सीजन से संयोग करेगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड का उस पर एक परत बन जाता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लग पाती है। सर देखो, जंग एल्युमिनियम कभी कभी क्या होता है ना कि आप एल्युमिनियम के बर्तन को अगर यूज नहीं कीजिएगा ना तो उसमें थोड़ा सा एक बूंदे बूंदे टाइप हो जाएगा, तो वो जंग नहीं होता है। सर वो जंग नहीं होता है, जंग होता है लोहा में लगता है, क्योंकि एल्युमिनियम में लोहा की मात्रा है ये नहीं है। एल्युमिनियम जैसा ही वायु के रिस्पेक्ट पे जाता है तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देता है, उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक परत बन जाता है छोटा छोटा, वो आपको दिख नहीं पाएगा, बट आप अगर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर उसको देखने की कोशिश कीजिएगा तब वो आपको दिखेगा। ठीक है, ऐसे एल्युमिनियम का बर्तन मेरे पास है बट सूक्ष्मदर्शी मेरे पास है नहीं कि मैं आपको तुरंत दिखा दूं, बट अगर आप कोशिश कीजिएगा सर तो 50-60 हज़ार का एक सूक्ष्मदर्शी खरीद लीजिए, आप जाकर के देख लीजिए। ठीक है सर, तो हमने क्या बोला है आपको कि जैसा ही एल्युमिनियम का बर्तन अगर वायु के रिस्पेक्ट में आता है तो उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक पतली परत बन जाती है। ठीक है, और वो पतली परत बन जाने के कारण उस पर जंग नहीं लग पाता है। सर और एल्युमिनियम जो वो शक्तिशाली धातु एवं सस्ता धातु है, एल्युमिनियम जो वो शक्तिशाली एवं सस्ता धातु है। हमने यही बात को हमने अपने फिजिक्स की भाषा में केमिस्ट्री की भाषा में लिखे हैं कि एल्युमिनियम एक शक्तिशाली एवं सस्ता धातु है, यह ताप का सुचालक है। एल्युमिनियम जो है वो ताप का सुचालक है, क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम पिघलता बड़ा जल्दी है, वो जब उस पर गर्मी पड़ेगा ना तो वो पिघलना चालू कर देगा, उसमें ताकतें बड़ा कम होता है, शक्तिशाली तो है। एल्युमिनियम महंगा भी बिकता है सर, अब तो सस्ता नहीं बिकता है, बट हमें कभी खरीदे नहीं, लेकिन सर बर्तन एक्चुअली हम खरीदे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि एल्युमिनियम कैसे देता है। ठीक है, आ जाना कहता है क्या कि एल्युमिनियम एक शक्तिशाली एवं सस्ता धातु है, यह ताप का सुचालक है। ये जो है वो ताप का सुचालक है, परंतु यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है। थोड़ा सा मैं सीरियस मूड में हूँ। ठीक है, कहता है परंतु यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है आर्द्र वायु के संपर्क में। किसके संपर्क में रे बीरू भाई? आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर। हमने क्या बोला है? आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर इसकी सतह पर, आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की परत चढ़ जाती है। हमने क्या बोला है? आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की परत चढ़ जाती है। Al2O3 की परत चढ़ जाती है, यही कारण है कि एल्युमिनियम से बनी वस्तुओं में जंग नहीं लगता है। यही कारण है कि एल्युमिनियम से बनी वस्तुओं में जंग नहीं लगता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समस्या है? अरे भाई समस्या हम होने नहीं देंगे, टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन देने का है रे बाबा। देखो, जो जिंदगी में टेंशन लिया होकर 20 साल उम्र घटा, और जो जिंदगी में दूसरे को टेंशन दिया तो समझ लो कि जिंदगी एकदम स्वर्ग है सर। हाँ देखो, हमेशा इंसान को कुछ ना कुछ टेंशन होता है सर। ठीक है, किसी को अपना पेट का टेंशन है तो किसी को अपना जिंदगी से टेंशन है, माने कुछ ना कुछ तो टेंशन हमेशा रहता है इंसान को, तो इसलिए टेंशन में टेंशन नहीं लेना है, टेंशन में टेंशन नहीं लेना है सर, टेंशन में टेंशन को छोड़ देना है। ठीक है, बस अपने मंजिल को देखना है, अपने सपना को देखना है। सपना मतलब बाबू सोना नहीं, ठीक है, सपना मतलब वो सपना जो आपकी मम्मी पापा के आंखों में सपना रहता है, वो सपना को देखना है। ठीक है सर, आ जाना। कहता है क्या कि साबुन और अपमार्जक में, अपमार्जक से आप क्या समझते हैं? देखो, साबुन और अपमार्जक कहिएगा ना तो जो बच्चा लोग थोड़ा सा, जो बच्चा नहीं कह सकता हूँ, जो इंसान थोड़ा सा साबुन और अपमार्जक के बारे में पूरा नहीं जानते होंगे ना, तो उनको लगता होगा कि साबुन क्या है और अपमार्जक क्या है। साबुन वही है जो अपमार्जक है, अपमार्जक वही है जो साबुन है, लेकिन वो नहीं है सर, वो बात नहीं है। अपमार्जक अलग चीज़ है, साबुन अलग चीज़ है। ठीक है, इस क्वेश्चंस में आपको हम पूरा खत्म कर देंगे, टेंशन है। ठीक है, आ जाना, क्योंकि देखो सर, संदीप कुमार जब जब आता है तब तब आपका एक टेंशन खत्म होता है। ठीक है, और सर थोड़ी सी मेरा क्लास अभी डिस्टर्ब चल रहा है, लगभग आपको एक दिन में एक ही वो क्लास अपलोड हो पा रहा है सर। इसकी भी कारण बहुत सारा है। ठीक है, इसका भी बहुत सारा कारण है जो मैं आपको हर चीज़ आपके सामने पेश नहीं कर सकता हूं, क्योंकि देखो सर, इंसान है, कुछ ना कुछ लाइफ में होता रहता है, तो वो सब सोचने का नहीं है सर, बट आपको फुल कंटेंट देंगे। हाँ, देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। ठीक है, पढ़ाएंगे वही जो बोर्ड एग्जाम पूछेगा, अब बोर्ड एग्जाम पूछेगा वही जो हम पढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है नू, आ जाना। देखो सर, कहता है क्या, कहता है साबुन और अपमार्जक से आप क्या समझते हैं? हम तो बहुत कुछ समझते हैं सर, बाकी आप क्या समझते हैं आप बता दीजिएगा। ठीक है, कहता है क्या कि साबुन और अपमार्जक से आप क्या समझते हैं? तो पहले नंबर में आपको साबुन लिखना है। कहता है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक अम्लों या वसा अम्लों के सोडियम
अथवा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। तेरे भेजा में नहीं गया होगा, हमको पता है ना कि तेरे भेजा में क्या क्या जाएगा और क्या क्या नहीं जाएगा, ये हमको पता है सर। और तुम्हारे दिल तक कैसे जाएगा वो हमको भी पता है कि तुमको क्या बात बोल करके समझा देंगे कि तुम्हारे दिल में वो बस जाएगा उस बात को। देखो सर, पढ़ाना अपना अपना टेक्निक है सर, ठीक है, पढ़ाने का अपना अपना तरीका है सर, मेरा एक अलग ही तरीका है, ठीक है, जो कि सर ये तरीका से मैंने लग रहा है तक ये सब कहेगा मास्टर साहब आपका गुरु जी कौन था। बहुत सारा ये बच्चा पूछता है कि आपका गुरु कौन था। देखो सर, मैं आपको एक बात बताऊंगा शिद्दत, इस बात को थोड़ा सा गौर करना। जो चीज़ खुद से जिंदगी में संघर्ष करके सीखता है ना सर, वो जिंदगी में कोई नहीं सिखा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंसान को ना दुख तो आना चाहिए, इंसान की ज़िंदगी में, इंसान के ज़िंदगी में तकलीफ़ आना चाहिए, क्योंकि तकलीफ़ के वक्त वैसे वैसे चीज़ जो सीखने को मिलता है ना अपने अंदर, वो समाज नहीं सिखा सकता है, ये धरती पे उस बात को कोई नहीं सिखा सकता है सर। इसीलिए मैं कहता हूँ सर, अगर आप सच में अगर एक अच्छा इंसान है तो आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ आनी चाहिए, क्योंकि तब तकलीफ़ जब आता है ना सर तो इंसान का ना दिल और दिमाग दोनों वाइब्रेट करता है। जब दिल और दिमाग दोनों वाइब्रेट करते हैं तो दोनों चिंगारी, जब जैसे दोनों सटता है ना तो चिंगारी फटता है, और चिंगारी जब फटता है ना सर तो अंदर से ज्वालामुखी वाला बात निकलता है, और वही ज्वालामुखी वाला जब बात निकलता है ना सर, वही बात को जब हम अपने लाइफ में प्रयोग करते हैं ना सर तो हमारा लाइफ स्वर्ग हो जाता है। एस या नो है, बिल्कुल राइट बात है सर यही। इसलिए वो सुनो सबका, करो अपना दिल का, हाँ, मन की बात मत करना सर, क्योंकि मन की बात आज से 10 साल पहले होता था, अब अपने दिल की बात सुनना, क्योंकि मन जो है ना वो कभी कभी कहेगा चल ना घर में चोरी कर लेंगे, लेकिन दिल कहेगा सर नहीं, चोरी करना बुरी बात है। एस या नो। तो इसलिए सर जिंदगी में सुनना है किसी की बात तो अपने दिल की बात सुनना, और इसके बाद अगर किसी की बात सुनना है तो वो मम्मी पापा की बात सुनना है, बाकी किसी का भी बात नहीं सुनना है, ठीक है। वो कॉमेंट में कर रहा है बाबू सुना, मारेंगे ना बाबू तो कनमा पकड़ोगे और गोड़वा पकड़ोगे और करोगे ओ ओ ओ, हाँ कहेगा ओ ओ क्या है गुरुजी, पहले इन्हें सुन लो। कहता है साबुन क्या है सर, तो लंबी श्रृंखला वाले, हमने क्या बोला है, लंबी श्रृंखला वाले, कौन श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोऑक्जिलिक अम्ल या वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। हमने क्या बोला है सर, हमने बोला है कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोऑक्जिलिक अम्लों या वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। अब देखो सर, कहिएगा गुरुजी आप ये बात को गलत लिख दिए थे। हाँ रे बाबा, हमने इस बात को गलत लिख दिया, लेकिन ये गलत में आपको एक अच्छा चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ। देखो सर, ये भले ही इस बात को हमने गलत लिखा, और आप भी जब बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा तो आप भी पेपर में कुछ ना कुछ गलती लिखिएगा, और जब गलत लिख दीजिएगा तो इसको कैसे काट देंगे। देखो अच्छा, जब हम गलत लिखे तो इसको ऐसे काट देंगे, इसको ऐसे काट देंगे, नहीं रे बाबा, ऐसे काटोगे तो जाओगे खोपचा में। ये किसी भी चीज़ को ऐसे काटने का कोई तरीका नहीं सर, बोर्ड एग्जाम में काटना होगा। जैसे ये बात हमारा गलत दिखा तो इसको बीच में सिर्फ ऐसे चला देना है, ठीक है। आ जाओ, तो अब देखो इसी प्रकार से ये हमारा गलत लिखा गया था तो इसको हमने कैसे चला दिया। ये बोर्ड एग्जाम में काटने का तरीका है सर, तभी ऐसे काटोगे तभी आपको मिलने वाला है नंबर, वरना ऐसे काटोगे तो जो एक नंबर मिलने वाला है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे काटा जाता है, अगर गलत लिखा गया तो इसको हमको कैसे काटना है सर, तो काटने का देखो ये तरीका है, ठीक है। बीच में आपको सिर्फ एक वो लाइनिंग चला देना है, ये काटने का तरीका है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को, ठीक है। और अगर आप ऐसे काटते हैं सर इस चीज़ को कि इसको एकदम ढक देंगे, तो सर ये गलत तरीका है। ये तरीका आपको नंबर गिराएगा और ये तरीका आपको नंबर बढ़ाएगा, क्योंकि सर जिंदगी जीने का 2 तरीका होता है, ठीक है। इसी प्रकार से सर ये है, ये हम नहीं बता रहे सर, ये बोर्ड एग्जाम का कहना है, ठीक है। ये जो एग्जामिनर लेते हैं उनको ये कहना है, ठीक है। तो इसलिए सर आप लोग जब एग्जाम में अगर आपको नंबर क्वेश्चन को काटना है तो आप इस प्रकार से काटिएगा, ना कि इस प्रकार से काटिएगा, ठीक है। अब आना सर, हम लोग साबुन का परिभाषा देख लें, हम लोग देखते हैं अपमार्जक का परिभाषा। कहता है अपमार्जक क्या है सर, तो कहता है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोऑक्जिलिक अम्ल के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण को अपमार्जक कहते हैं। देखो ये थोड़ा सा आपके दिल तक नहीं गया होगा सर, नहीं गुरुजी दिल में ना गिलो देखो सर, दिल में कैसे जाता है, ऐसे जाता है। क्या बोला, अपमार्जक। कहता लंबी श्रृंखला वाले कार्बोऑक्जिलिक अम्ल के, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोऑक्जिलिक अम्ल के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण को, अमोनियम बोले तो NH4,
NH4 एमोनियम एवं सल्फोनेट लवण को अपमार्जक कहते हैं। ठीक है, तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोऑक्जिलिक अम्ल के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण को अपमार्जक कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। देखो आपको हम रहेंगे ना सर तब तक आपको दिक्कत होगा भी नहीं। तो साबुन और अपमार्जक किसे कहते हैं आपको पता चल गया होगा। अब आइएगा सर सवाल नंबर आप 79 की तरफ, तब जाइएगा 80 में, पहले आइएगा 79 में तब जाइएगा 80 में। कहता है पाचक एंजाइमों को क्या कार्य है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है, पाचक एंजाइम किसे कहते हैं, इस बात को आपको समझना होगा। बड़ा ही गंभीर विषय है सर, ये बात जो है वो बड़ा ही गंभीर विषय है। कहता है पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। कहता है पाचक एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करते हैं। उसी को क्या यही इसका कार्य है। ठीक है सर, देखो ये बात थोड़ा सा लग रहा है हम आधा अधूरा लिख दिए हैं। क्या रे कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है, आजा ना रे बाबा, आजा ना रे बाबा। हमने लिखा है सर कि पाचक एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज वसा को, हाँ ग्लूकोज वसा को, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज वसा को कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज वसा को ग्लूकोज को वसीय अम्ल में परिवर्तित करते हैं। तो उसे क्या, हाँ यही कार्य है सर। ठीक हमने लिखा, थोड़ी सी बायोलॉजी का वर्ड है तो आपको एड़ी टेढ़ी लगेगा। ठीक है, हमने क्या लिखा है सर कि पाचक एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल, पाचक एंजाइम जो है सर वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को वसीय अम्लों में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, पाचक एंजाइम का यही हमारा क्या है, कार्य है। ठीक है, हमने क्या बोला है, मेरी बात को सुनना। ठीक है, हमने बोला पाचक एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज वसा को, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज वसा को वसीय अम्लों में परिवर्तित करते हैं। यही हमारा क्या है, कार्य है सर। ये लघु उत्तरीय में आएगा। अगला आना, अगला कहता है सर द्विखंडन और बहुखंडन क्या है। द्विखंडन और बहुखंडन में क्या, देखो सर ये द्विखंडन टूटेगा, ये द्विखंडन टूटेगा तो एगो जीव का निर्माण करेगा। जितना भाग में टूटेगा उतना जीव का निर्माण करेगा, और जितना भाग में टूटेगा सर उतना पौधे का निर्माण करेगा। उसी में क्या है, द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर है। हमने क्या बोला है, नहीं तेरे को समझ में आया रे, नहीं आया रे, तो सुनो ना रे भाई। हमने बोला है सर कि जब द्विखंडन टूटेगा तो उसका प्रत्येक टूटा हुआ भाग एक जीव का निर्माण करेगा। जब बहुखंडन टूटेगा सर तो इसका प्रत्येक टूटा हुआ भाग एक पौधा का निर्माण करता है। एस या नो, हमने यही बात बोला आपके सामने। कहता द्विखंडन क्या है, तो इस विधि में एक कोशिकीय जीव दो भागों में विभाजित होता है। इस विधि में, किस विधि में, द्विखंडन विधि में, इस विधि में कोशिकीय जीव दो भागों में टूट जाती है, दो भागों में विभाजित होता है। प्रत्येक नए जीव, दो भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक नए जीव का निर्माण करता है। हमने क्या बोला है सर कि इस विधि में एक कोशिकीय जीव दो भागों में टूट जाता है। इस विधि में एक कोशिकीय जीव दो भागों में टूट जाता है और प्रत्येक नए जीव का निर्माण करता है। जब दो भागों में टूटता तो उसका प्रत्येक भाग एक नया जीव का निर्माण करता है। यही बात हमने लिखा है सर कि इस विधि में एक कोशिकीय जीव दो भागों में विभाजित होता है, प्रत्येक नए जीव का निर्माण करता है। इसका मतलब उसका प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण करता है। कहता है बहुखंडन, कहता है इस विधि में एक कोशिकीय जीव कई भागों में विभाजित होता है। इसमें जो होता है सर वो कई भागों में होता है और इसमें जो होता है सर वो दो भागों में होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है सर, ये इनफिनाइट भागों में होता है। ठीक है, तो इस विधि में एक कोशिकीय जीव कई भागों में विभाजित होता है, प्रत्येक नए पौधे का निर्माण करता है। तो इसमें प्रत्येक जीव का निर्माण करेगा, इसमें प्रत्येक पौधे का निर्माण करेगा, इसमें प्रत्येक जीव का निर्माण करेगा, इसमें प्रत्येक पौधे का निर्माण करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है सर, समस्या नहीं ना है सर, होने नहीं देंगे समस्या। ठीक है, देखो हमने क्या बोला है
कि द्विखंडन बोले तो इस विधि में एक कोशिकीय जीव दो भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक नए जीव का निर्माण करता है। दो भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक एक नया जीव का निर्माण करता है। इसमें इस विधि में एक कोशिकीय जीव कई भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक नए पौधे का निर्माण करता है। इसमें पौधा का निर्माण करेगा और इसमें आपको जीव का निर्माण करेगा। ठीक है सर, हमने यही बोला आपको, बाकी अब हम कुछ नहीं बोले। ठीक है सर, आ जाना। तो ये टोटल आज तक हम आपको 80 सवाल करवा चुके हैं। ठीक है, 80 को करवा दिए हैं। अभी हमको कितना करवाना है सर? 30 क्वेश्चंस और करवाना है। ठीक है, उम्मीद करना कि इसको हम 4 क्लास में कहानी खत्म कर देंगे। ये 13वां क्लास है सर, ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम लेंगे सर तो 3 से 4 क्लास में खत्म कर देंगे। 16 क्लास में मानो हम खत्म कर देंगे। ठीक है, इसका 3 क्लास और लेंगे, हो सकता है 10-10 क्वेश्चन ला करके हम आपको खत्म कर देंगे। ठीक है, और ये 110 से ही पूरा का पूरा मामला फंसेगा सर। ये 110% यहां से संदीप कुमार बोलता है सर। ठीक है, आ जाना। शिद्दत से बताना सर ये क्लास कैसा लगा। जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके सभी कोई दोस्तों को पास शेयर कर देना सर। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।